इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं। हमारे पास एक शीशे का ग्लास है, उसमें हमने पानी भरा हुआ है और उसमें कोई पेंसिल हमने उसमें डुबोई। वो पेंसिल आधी पानी के बाहर है और आधी पानी के अंदर है। अगर उसको हम बाहर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो पेंसिल बीच में से टूटी हुई है। अगर हम किसी पानी से भरी हुई टंकी को देखते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि जो टंकी का बॉटम है, उसका पैंदा, वो थोड़ा कम गहरा है। इसी तरह से तारों का टिमटिमाना, इसी तरह से किसी ग्लास स्लैब को अगर किसी लाइन के ऊपर रख दें तब भी हमें ऐसा लगता है कि वो पेन से बनाई हुई लाइन थोड़ी सी मुड़ी हुई है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। उनमें से हम ये एक्टिविटीज़ को करके भी देख सकते हैं। इन सब घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हमें सामान्य तौर पर दिखाई देता है, इन घटनाओं के बाद उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो थोड़ा अलग है, और इस अलग होने का ही कारण है लाइट का रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को और ज़्यादा समझने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं, और वही एक्टिविटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कांच की एक आयताकार स्लैब से अपवर्तन। इस एक्टिविटी में हम एक प्लेन पेपर लेते हैं सफ़ेद रंग का, उसके ऊपर हम ग्लास स्लैब रखते हैं जिसका कि नाम हम रख लेते हैं ABCD। फिर हम एक तरफ से पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन लाइट रे को रिप्रेजेंट करती है। मान लेते हैं ये लाइट P पॉइंट पर आकर मिलती है। अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये लाइट बिल्कुल सीधे अपने ही रास्ते पर आर पार निकल जाती। लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से हो सकता है लाइट के पाथ में थोड़ा सा चेंज आए, तो इस बात को चेक करने के लिए हम P पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जब इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं तो हमें लाइट का जो रियल पाथ है वो कुछ ऐसा नजर आता है। यहां पर हम देख सकते हैं लाइट ने P पॉइंट पर ग्लास स्लैब के अंदर एंट्री की। उसके बाद लाइट ने अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ा और वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ गई। उसके बाद जब लाइट ग्लास से वापस एयर में आ रही थी, मींस ग्लास से जब वापस निकल रही थी, तो वापस से उसने अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ा और वो नॉर्मल से दूर हो गई, और इस तरह से लाइट का पाथ सीधा नहीं रहा। यहां पर हमने ये डायग्राम बहुत आसानी से बना लिया है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये वाकई में ऐसा होता है या नहीं। तो पहले इस एक्टिविटी को हम खुद परफॉर्म करके देखते हैं। तो हमने देखा कि जब लाइट किसी ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका पाथ ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा अलग हो जाता है, और वो अलग होने के साथ साथ कुछ नई चीज़ों को भी हमारे सामने रखती है, जैसे कि एंटर करने वाली लाइट और निकलने वाली लाइट
वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। लाइट जितने एंगल से नॉर्मल की तरफ मुड़ती है उतने ही एंगल से नॉर्मल से वो दूर हो जाती है। तो लाइट का ये स्पेशल बिहेवियर ये किस वजह से होता है, और वही वजह है रिफ्रैक्शन। तो अब हम आते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में एयर से ग्लास में ये लाइट रे जा रही थी। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बदल जाती है, और लाइट की स्पीड में होने वाला ये चेंज ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। हमने यहां लिखा है when light ray travel from one medium to other medium then speed of light changes, it is called refraction of light। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिसे कि हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसकी स्पीड में होने वाले चेंज को देख नहीं सकते हैं। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर 3 लाख किलोमीटर से थोड़ी कम हुई भी या आधी भी हो गई तो भी हम उसकी स्पीड में चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि वाकई में रिफ्रैक्शन हुआ है या नहीं? तो हमारे पता लगाने का तरीका है, हम चेक करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट की स्पीड बदलती है तो उसका पाथ भी चेंज हो जाता है, जैसा कि हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में देखा भी था कि लाइट का पाथ बदल जाता है। तो हमारे ऑब्जर्व करने का तरीका होता है लाइट के पाथ में चेंज होना। We observe refraction of light by observing change in its path। हमें प्रकाश के मुड़ने से अपवर्तन का पता चलता है। इस बात को समझने के लिए हम दो अलग अलग डायग्राम पर विचार करते हैं। यहां दो डायग्राम बनाए गए हैं। दोनों डायग्राम में हमने दो ग्लास स्लैब शो की हुई हैं। पहले डायग्राम में जो डायग्राम का नॉर्मल है उसी नॉर्मल के अलोंग लाइट रे आ रही है, लेकिन दूसरे डायग्राम में नॉर्मल और लाइट रे के बीच में एक एंगल है। हमने कहा कि हमें कैसे पता चलता है कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है और बिना मुड़े हुए वो सीधे चली जाती है। दूसरे केस में हम देखते हैं लाइट किसी एंगल पर आ रही है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर कहीं मुड़ चुकी है। तो हम देख सकते हैं हमें रिफ्रैक्शन का पता तभी चलता है जब हम लाइट की बेंडिंग देखते हैं। तो इस केस में बेंडिंग नहीं है और इस केस में बेंडिंग है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है और यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन दोनों केसेस में होता है, लेकिन सिर्फ हमें रिफ्रैक्शन का पता तभी चलता है जब लाइट में बेंडिंग हमें दिखाई देती है। लाइट अगर ग्लास स्लैब पर नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो उस केस में लाइट में पाथ चेंज नहीं होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन होगा, वो हम नहीं देख सकते हैं। जिस तरह से रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी दो नियम होते हैं। तो पहले हम उन नियमों को समझते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में
ऊपर जो मीडियम है वो है एयर, नीचे जो मीडियम है वो है ग्लास, परपेंडिकुलर लाइन है नॉर्मल। इंसिडेंट रे को हमने एरो मार्क लगा के रिप्रेजेंट किया हुआ है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल है आई, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल है आर। ये रे जो कि रिफ्रैक्शन के बाद आई है इसलिए इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। यहां हम देख सकते हैं लाइट रे अपने ओरिजिनल वाले पाथ पर नहीं है। ये जो डॉटेड लाइन है ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है। अगर ग्लास नहीं होता तो ऊपर वाली लाइट रे डायरेक्ट नीचे चली जाती। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ आर। तो फर्स्ट लॉ, पहला नियम, फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मींस इन तीनों में से कोई भी, अगर हम ये ड्राइंग कॉपी पर बना रहे हैं या किसी बोर्ड पर बना रहे हैं तो तीनों में से कोई भी लाइन उस कॉपी या बोर्ड से बाहर की तरफ नहीं आ सकती। ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। ये नियम बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, जहां पर ये तीनों के तीनों एक ही समतल में रहते थे। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ एक डिफरेंट लॉ है। इसको हम स्नेल का नियम यानी कि स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इस लॉ में हम इंसिडेंट एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर को आपस में रिलेटेड करते हैं। तो पहले इस नियम को लिख लेते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में इसे कहते हैं अपवर्तनांक। तो यह है रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इस नियम को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता होने से हमें किस चीज के बारे में जानकारियां होती हैं। तो इस नियम को समझने से पहले हम रिफ्रैक्टिव, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में हमने दो मीडियम बनाए हैं, एक है हवा और दूसरा है पानी। इंसिडेंट रे को हमने दिखाया है जिसका नॉर्मल के साथ एंगल आई है। पानी में जाने के बाद ये लाइट मुड़ जाती है और इसको रिफ्रैक्टेड रे कहा गया है जिसका नॉर्मल के साथ एंगल आर है। एयर को हमने माना है मीडियम नंबर 1 और वाटर को हमने माना है मीडियम नंबर 2। V1 ये लाइट की स्पीड है जो कि एयर में है और V2 ये भी लाइट की स्पीड है लेकिन ये पानी में है। जैसा कि हम जानते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब ही है स्पीड का चेंज होना। जब भी लाइट
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, और यही है रिफ्रैक्शन। इसलिए हमने v1 और v2 दोनों केसेस में लाइट की स्पीड को माना हुआ है। यहां पर हम इन दोनों स्पीड का रेशियो पता लगाते हैं। v1 अपॉन v2, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 जो कि यहां पर एयर है, एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 जो कि यहां वाटर है। तो v1 अपॉन v2 हुआ दोनों तरह की स्पीड का रेशियो। इस रेशियो को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पढ़ना चाह रहे हैं वो वास्तव में दोनों लाइट की स्पीड का रेशियो है, तो इस रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दो स्पीड का रेशियो हुआ, तो हम वास्तव में किसकी बात करना चाह रहे हैं? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 2 का, और वो मीडियम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में है। तो हम पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। हमेशा याद रखिए कि एक मीडियम वो है जिसमें से लाइट आती है और दूसरा मीडियम वो है जिसमें लाइट पहुंचती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम उस मीडियम का निकालते हैं जिसमें लाइट पहुंचती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम की तुलना में निकाला जाता है जिसमें से लाइट आती है। तो यहां पर मीडियम नंबर 2 यानी कि पानी, तो हम यहां पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में है। हम आम तौर पर जब भी किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसका कोई ना कोई सिंबल रखते हैं। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हम n रख देते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल अगर हम n रख देते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा n/1। हमेशा ध्यान रखिए, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालना चाहते हैं उसको n के पास रखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको n से दूर रखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। 2 की पोजीशन हर जगह फिक्स है, लेकिन 1 की पोजीशन अलग अलग सिंबल में बदल रही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में वेलोसिटीज का रेशियो होता है जो दोनों मीडियम में हमें निकालना होता है। अगर हम ये अज्यूम करें कि लाइट पानी में से आ रही होती और हवा में जा रही होती, मीन्स पहला मीडियम होता वाटर और दूसरा मीडियम होता एयर, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता एयर का निकलता वाटर के रेस्पेक्ट में निकलता। तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। हमने यहां पर माना हुआ है एयर को हम कह रहे हैं मीडियम नंबर 1 और वाटर को कह रहे हैं मीडियम नंबर 2। लेकिन मैंने अभी बताया कि हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो बाद वाला मीडियम होता है। मीन्स लाइट इस समय पहले पानी में से आई और बाद में एयर में गई। मीन्स ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम अब उल्टा हो जाएगा। लाइट इंसिडेंट रे ये होगी और रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहाँ होनी चाहिए। लेकिन हम अभी डायग्राम की बात नहीं करते। अगर हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते पानी के रेस्पेक्ट में तो उसको लिखने का तरीका क्या होता वो देखते हैं। सिंबल N12। 1 क्यों n के पास है? क्योंकि हम 1 मीन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरा मीडियम यहां पर पानी है। दिस इज द रेशियो ऑफ 2 स्पीड। 2 स्पीड का रेशियो है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है
उसमें लाइट की स्पीड हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। तो 1 में स्पीड है v1, 2 में स्पीड है v2, तो इसका एक्सप्रेशन होगा v2 अपॉन v1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो बात हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी किसी एक मीडियम का नहीं निकल सकता। हमें हमेशा 2 मीडियम दिए जाएंगे जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना होगा। फिर हमें देखना होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है वो मीडियम सेकंड नंबर पर आना चाहिए। मींस लाइट पहले वाले मीडियम में एंटर करे और उसके बाद उस मीडियम में एंटर करे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक तरीका। अब सोचने की बात यह है, इससे हमें पता क्या चलता है, जरा इसको समझते हैं। हम फिर से अपने इस पुराने डायग्राम पर आते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम पानी के लिए लिखते हैं। N21, 2 यहां नीचे वाला मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, और 1 ऊपर वाला मीडियम है जो कि एयर है। फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिखा v1 अपॉन v2, जहां पर v1 है एयर में लाइट की स्पीड और v2 है पानी में लाइट की स्पीड। हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होगी और पानी में कम होगी। जरा इस चीज़ को नोट करते हैं। पानी में लाइट की स्पीड कम है और एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है। अगर हमारे पास 2 क्वांटिटी हो, एक ज़्यादा है और एक कम है, उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो अगर ऊपर क्वांटिटी ज़्यादा है तो कम वाली से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ हमें पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के लिए निकालते तो देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता। एयर के लिए एक्सप्रेशन N12 v2 ओवर v1। v2 है लाइट की स्पीड पानी में जो कि लो स्पीड है, v1 है लाइट की स्पीड एयर में है जो कि हाई स्पीड है। और हम जानते हैं जब एक कम क्वांटिटी को एक ज़्यादा क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है। अब इस दोनों बातों को समझते हैं। एक जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक का मान 1 से ज़्यादा आया, एक जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 1 से कम आया। इससे हमें क्या पता लगता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले निकाला ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम है। हम ये भी जानते हैं पानी में लाइट की स्पीड एयर से कम होती है और एयर में लाइट की स्पीड पानी से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब है हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है पानी लाइट को ज़्यादा रोकता हो और एयर ज़्यादा नहीं रोक पाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से रुकावट की तरह हुआ। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो लाइट को ज़्यादा रोकेगा
और लाइट की स्पीड को कम कर देगा। जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वो लाइट को कम रोकेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, ये मीडियम की प्रॉपर्टी हुई, और ये प्रॉपर्टी ये हमें बताती है कि जो लाइट मीडियम में से पास होगी, वो मीडियम उसको कितनी रुकावट प्रोवाइड करेगा, उसको आसानी से पास होने देगा या पास नहीं होने देगा। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हमें ये पता लगता है कि वो मीडियम लाइट को कितनी आसानी से अपने अंदर से पास होने देता है। हम ये भी समझ सकते हैं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम, लाइट उसमें से बड़ी आसानी से निकल सकती है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, लाइट के लिए उतनी ही ज़्यादा रुकावट। हमने यहाँ लिखा है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर रेजिस्टेंस फॉर लाइट। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट के पास होने में उतनी ही ज़्यादा रुकावट। तो ज़्यादा अपवर्तनांक ज़्यादा रुकावट, कम अपवर्तनांक कम रुकावट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हम मीडियम को रेयर या डेंसर कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा तो वो डेंसर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम वो रेयर। हमेशा हमें ध्यान रखना है, हम हमेशा दो मीडियम को लेकर ही रेयर और डेंसर बताएंगे। किसी एक मीडियम को हम परमानेंट डेंसर या परमानेंट रेयर नहीं कह सकते। जब भी हमें कहा जाएगा किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करके ही हम उसको रेयर या डेंसर कहेंगे। इस बात को एक बार समझ लेते हैं। दो तरह के ऑप्टिकल मीडियम हो सकते हैं, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। हिंदी में इनके नाम हुए सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम उन्हें कहेंगे जिनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, और विरल माध्यम उन्हें कहेंगे जिनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है। हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है, हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ लाइट की स्पीड इस मीडियम में आने के बाद कम हो जाती है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होने का मतलब है जब भी लाइट ऐसे मीडियम में आती है तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, यानी लाइट की चाल बढ़ जाती है। तो ये था मीडियम का कंपैरिजन कि डेंसर मीडियम क्या है और रेयर मीडियम क्या है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, मास के अकॉर्डिंग यानी कि उसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग डेंसर और रेयर एक अलग चीज़ है। यहाँ पर जो डेंसर और रेयर हमने पढ़े हैं ये लाइट से रिलेटेड टर्म है। इसका पूरा नाम है ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर, यानी प्रकाशीय सघन माध्यम और प्रकाशीय विरल माध्यम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इतना समझने के बाद हम एक चीज़ और नोट करते हैं। जब हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने देखा था जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाती है, और जब ग्लास से एयर में आती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, इसका मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, मीन्स सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाती है। इसको नोट कर लेते हैं। हमने लिखा है जब लाइट रेयर मीडियम से
डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। अब हम एक और डेफिनेशन समझते हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक। हमने देखा कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते समय हमें एक मीडियम और लेना होता है। जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें और दूसरा वाला मीडियम हमेशा एयर ही हो या वैक्यूम हो, तो इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हमें कहा जाता है कि पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरा मीडियम एयर है, ये ऑब्वियस रहेगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दूसरा मीडियम हमेशा एयर ही होता है। हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी माध्यम का हवा या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ही उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और इसे हम nm से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ ये होगा, nm इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर एयर में लाइट की स्पीड v एयर होती तो हम v एयर लिख देते हैं, और मीडियम में लाइट की स्पीड को अगर v मीडियम लिखते हैं तो दिस इज v मीडियम। याद रखिए हमने फॉर्मूला वही इस्तेमाल किया है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, तो फॉर्मूला हो जाएगा v एयर अपॉन v मीडियम। ये वही मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता करना है। रिफ्रैक्शन को समझने के बाद अब हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंस की, यानी कि गोलीय लेंस। आगे के जितने टॉपिक हैं उसमें हम जितना भी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वो सब स्फेरिकल लेंस के थ्रू ही पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंस को ज़्यादा समझने से पहले हम यहाँ एक बात जान लें, हमें जिन दो लेंस के बारे में रिफ्रैक्शन पढ़ना है वो लेंस हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। हिंदी में उनके नाम हुए अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। कुछ आगे समझने से पहले लेंस को पहचानने की एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के बाद हम जान चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कनकेव लेंस क्या है, और वो रियल में कैसे दिखते हैं, उनका काम क्या है, और डायग्राम में हम उनको किस तरह से बनाएंगे। तो उनके उन डायग्राम पर आते हैं जिसको कि हम ब्लैक बोर्ड पर बनाने वाले हैं। तो ये उनके डायग्राम हुए, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस। ये हम देख चुके हैं कि ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ये लेंस इस तरह से बना हुआ रहता है, इसके साइड में से ये उभरा हुआ रहता है, और ये वाला लेंस साइड में से पिचका हुआ रहता है। तो ये उनके डायग्राम हुए। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं और इनसे कौन कौन सी टर्म है जो लेंस से रिलेटेड है। ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। यहां हम देख सकते हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस की दो सतह होती हैं, एक सतह उसके लेफ्ट से, एक सतह उसकी राइट से।
जिस तरह से मिरर में हम सिर्फ एक तरफ से ही चेहरा देख पाते थे, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस वाले केस में हम दोनों तरफ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मिरर में सिर्फ एक सरफेस होती है, लेकिन लेंस में हमारे पास दो सरफेस होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड की सरफेस 1 है और राइट हैंड साइड में सरफेस 2 है। इस तरह से हमें यहाँ पर दो सरफेस मिलती हैं। इन दोनों सरफेस को अगर ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं दोनों सरफेस दो अलग अलग स्फीयर के पार्ट हैं। देखिए इस तरह से। ये हुआ सरफेस सेकंड से बनने वाला स्फीयर। इस तरह से बने स्फीयर का भी एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम नाम देते हैं C1। जिस तरह से मिरर में एक सेंटर होता था, उसी तरह से लेंस में भी जो स्फीयर बनता है उसका एक सेंटर होगा और उसका नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ पर दो सरफेस होने की वजह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे इस तरह से। तो हम देख सकते हैं पहली सरफेस का जो स्फीयर है वो बाद में बना हुआ है और जो दूसरी सरफेस का स्फीयर है वो पहले बना हुआ है। और उसी तरह से इनके नाम हैं C1 और C2, जहां पर C1 C2 कहलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता केंद्र। जब ऑप्टिकल सेंटर को हम सेंटर से मिलाएंगे तो दोनों स्फीयर की हमें रेडियस मिलेगी और वो रेडियस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पर हम देख सकते हैं दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो सकती हैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले स्फीयर की दैट इज R1 और दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे स्फीयर की दैट इज R2। तो R1 और R2 यहां पर हुई वक्रता त्रिज्या। कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, उस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस, यानी कि मुख्य अक्ष। तो ये लाइन जो C1 O C2 से पास होती है, ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस एक ऐसी लाइट रे है जब वो लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, C1 से पास होगी और O पर आएगी तो वो बिना डेविएट हुए एकदम सीधे निकल जाएगी। तो ये एक लाइन भी है और एक ये लाइट रे भी है। तो प्रिंसिपल एक्सेस उस लाइट रे को रिप्रेजेंट करता है जो लाइट लेंस से बिना डेविएट हुए निकल जाती है। इस लेंस को जब हम सामने की तरफ से देखते हैं तो हम जानते हैं वो सर्कुलर दिखाई देता है। उस सर्कल का जो डायमीटर होगा, यानी कि व्यास जो होगा, उसको हम बोलेंगे इस लेंस का अपर्चर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मिरर की तरह ही यहाँ पर भी कुछ एक नाम है जो लेंस से जुड़े हुए हैं, जिनमें ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सेस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अपर्चर का इस्तेमाल आमतौर पर हमारे टॉपिक में कम होगा। जिस तरह से हमने कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को पढ़ा, उसी तरह से कनकेव लेंस में भी यही सारी टर्मिनोलॉजी काम में आती है। इन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझ लेते हैं। सामने डायग्राम में एक कनकेव लेंस है, उसका सेंटर है O, जिसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। दोनों सरफेस से, जैसा कि हमने बताया था, लेंस में दो सरफेस होती हैं। दोनों सरफेस में से पहली सरफेस से बना एक स्फीयर, उसका सेंटर है C1 और उसकी जो रेडियस है
वो है R1। तो R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर और C1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से दूसरी सरफेस से भी एक स्फीयर बना जिसका सेंटर है C2, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस है R2 जिसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सेस, यानी कि मुख्य अक्ष। तो ये टर्मिनोलॉजी है जिनको हम बाद में डायग्राम बनाने में काम में लेंगे। लेंस से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी है जिसका की नाम है फोकस। फोकस के बारे में हम मिरर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां फोकस पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हमने देखा कि किस तरह से जब सनलाइट एक कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ती है तो वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। इस बात को हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से जो लाइट रे आ रही हैं वो सारी की सारी लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ मानते हैं तो उससे आने वाली लाइट्स को हम पैरेलल शो करते हैं। तो जब भी किसी डायग्राम में लाइट पैरेलल शो हो रही हो तो समझ जाइए कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट हैं। हमने देखा इस लेंस पर जब लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट होने का मतलब है इनफाइनाइट डिस्टेंस से है, और हमारे इस केस में वो ऑब्जेक्ट है सूर्य। इस लाइट को हमने देखा कि सामने रखे हुए स्क्रीन पर एक पॉइंट पर ये लाइट सिमट जाती है, यानी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो एक नई चीज हमें मालूम चली, कोई भी लेंस इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे को किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और उस पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं लेंस में एक नई टर्मिनोलॉजी को हमने डिफाइन किया, फोकस। लेंस और मिरर के बारे में एक छोटा सा कंपैरिजन हम यहां पर करते हैं। मिरर में भी हम फोकल लेंथ और फोकस डिफाइन करते थे और वहां हम कहते थे मिरर का सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक अलग पॉइंट है और फोकस एक अलग पॉइंट है। इन दोनों का आपस में यहां फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है। यहां दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, सनलाइट को हमने लेफ्ट हैंड साइड से इंसिडेंट करवाया तो हमें फोकस मिला। अगर सनलाइट राइट हैंड साइड से आती तब भी हमें फोकस मिलता। तो हम यहां कह सकते हैं एक ही लेंस में दो फोकस हो सकते हैं। एक फोकस होगा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा फोकस होगा लेंस के राइट हैंड साइड में। डायग्राम में इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं एक फोकस है F1 और एक फोकस है F2। F2 फोकस उन लाइट रेस के लिए है जो लेफ्ट हैंड साइड से आ रही होंगी और F2 पर फोकस हो जाएंगी। F1 उन लाइट रेज के लिए है जो राइट हैंड साइड से आ रही होंगी और फिर F1 पर फोकस हो जाएंगी। यहां पर एक बात और गौर करने की है, क्या दोनों फोकल लेंथ F2 की और F1 की, ये दोनों डिस्टेंस क्या सेम होंगी या अलग अलग होंगी? तो हम यहां पर कह सकते हैं ये डिपेंड करता है इनकी सरफेस पर। अगर दोनों सरफेस की रेडियस सेम है तो दोनों फोकल लेंथ सेम होंगी, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है। जैसा कि हो सकता है ये कॉन्वेक्स लेंस
जिसमें दोनों रेडियस सेम दिखाई दे रही है, इस तरह का जो लेंस होगा उसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह का जो लेंस होगा जिसमें एक तरफ प्लेन है और एक तरफ रेडियस है, तो इस तरह का जो लेंस होगा वो प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो मीन्स एक तरफ प्लेन, कॉन्वेक्स मीन्स एक तरफ कॉन्वेक्स। ऐसा भी हो सकता है एक तरफ रेडियस कम हो और एक तरफ रेडियस ज़्यादा हो। तो इस तरह से बहुत अलग अलग टाइप के लेंसेज यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में अपने आप को लिमिट करेंगे एक ऐसे लेंस पर जिसकी दोनों रेडियस सेम है, जिसकी मोटाई बहुत कम है और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे पढ़ने की जो लिमिट है वो बहुत छोटी है। आगे आने वाली क्लासेज में हम इन सब लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस हो सकते हैं। अब हम इसी बात को कनकेव लेंस के लिए भी समझते हैं। ये हमने यहां पर बना रखा है कनकेव लेंस। जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकल लेंथ होती हैं, उसी तरह से कनकेव लेंस में भी दो फोकल लेंथ होगी। जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस हुए थे, उसी तरह से कॉन्केव लेंस में भी दो फोकस होंगे। देखते हैं किस प्रकार से। हमने यहां तीन लाइट रेज रिप्रेजेंट किए हैं। कॉन्वेक्स लेंस का काम है, अवतल लेंस इसका नाम है, और अपसारी लेंस इसको बोलते हैं। अपसारी का मतलब यह है जो लाइट रेज को फैला दे। जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को, सनलाइट को क्या किया था, उसने एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दिया था, लेकिन इसका काम है लाइट रे को फैला देना। तो ये सारी लाइट रेज को दूर दूर फैला देगा, कुछ इस तरह से। अब हम देखते हैं कि ये लाइट रे जब इस तरह से फैलेंगी तो किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट तो होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती हैं। इन लाइट रे को कोई राइट हैंड साइड से देखने वाला व्यक्ति देखे तो उसको ऐसा महसूस होगा कि लाइट रे पीछे किसी पॉइंट से आ रही हैं। तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये सारी लाइट रे एक पॉइंट से निकलकर आ रही हैं, और ये केस एक वर्चुअल केस है, मीन्स ये इमेजिनरी केस है। तो कनकेव लेंस वाले केस में जो फोकस बनता है वो फोकस एक वर्चुअल फोकस होता है। तो दोनों लेंस में ये फर्क है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस है, जबकि कॉन्केव लेंस में वो फोकस एक वर्चुअल फोकस है। तो यहाँ पर भी एक फोकस f1 होगा, उसी तरह से एक फोकस f2 भी नजर आएगा, और इनके बीच की फोकल लेंथ सेंटर O से लेकर ये डिस्टेंस f1 और वो डिस्टेंस f2। तो जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस और दो फोकल लेंथ हैं, उसी तरह से कनकेव लेंस में भी दो फोकस और दो फोकल लेंथ होंगी। जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस भी डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो सकता है, उसी तरह से कॉन्केव लेंस भी और कई सारी डिफरेंट रेडियस का होना पॉसिबल है। लेंस के बारे में पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं लेंस से रिफ्रैक्शन। जब हमने मिरर पढ़ा था तब वहां हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। इमेज कैसे बनती है, इमेज रियल होती है और वर्चुअल भी होती है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी रियल या वर्चुअल हो सकता है। तो ये हम जानते हैं, इमेज को बनाने के लिए कम से कम दो तरह की लाइट रे की ज़रूरत पड़ती है, जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही इमेज बनती है। तो यहाँ हम पहले
कुछ डिफरेंट तरह की लाइट रेज के रिफ्रैक्शन को समझेंगे। ये मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम जिन लेंस की यहाँ बात कर रहे हैं वो लेंस थिकनेस में बहुत ही पतले हैं, यानी कि थिन लेंस से रिफ्रैक्शंस को हम पढ़ रहे हैं। थिन लेंस का रिफ्रैक्शन पढ़ने का मतलब है लेंस जितना पतला होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ही ज़्यादा होगी, और लेंस जितना मोटा होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ही कम होंगी। तो हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं थिन लेंस के बारे में। हो सकता है हमारे बनाए हुए डायग्राम या किताब में जो डायग्राम आपको दिखाई दें वो डायग्राम देखने में मोटे लेंस के लग सकते हैं, लेकिन उनका बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें लाइट रेज अच्छे से समझ आएं। लेकिन हम यहाँ सारा जो काम करने वाले हैं वो सिर्फ थिन लेंस की वजह से होगा। तो पहले हम बेसिकली समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है, उसके बाद हम डिफरेंट रेज के रिफ्रैक्शन पर आते हैं। यहां मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है और आप देख सकते हैं मैंने बहुत मोटा बनाया है। ये थिक बनाने का कारण यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेंस से जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है तो किस पॉइंट पर किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। मैं एक डायग्राम में आपको बनाऊंगा, बाकी सारे आने वाले डायग्राम में हम ये बार बार ये पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे। तो एक लाइट रे का एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं यहां पर एक लाइट रे शो की गई है जिसका नाम है ए बी। बी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो लेंस पर जाके टकराती है। तो दूसरा काम है इस बी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना। और ये हम जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो एक रफ पहली सरफेस से हम एक सर्कल बनाते हैं। इस तरह से एक रफ सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल का सेंटर सी उस सर्कल का सेंटर हुआ। बी पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो सी पॉइंट से पास होगा। तो बी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हम जानते हैं लेंस से बाहर का जो मीडियम है वो है एयर, और लेंस के अंदर जो मीडियम है वो है कांच यानी कि ग्लास। और अब हम जान चुके हैं कि एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्शन में हम जानते हैं जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो ये ए बी लाइट रे है। अगर ये लाइट रे बिना मीडियम के जाती तो ये सीधी चली जाती इस तरह से। लेकिन होगा क्या, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जानी चाहिए क्योंकि पहला मीडियम रेयर है और दूसरा मीडियम डेंसर है। तो हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मोड़ देते हैं। इस तरह से लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और एक नए पॉइंट पर पहुंच जाएगी, और उस नए पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ई। इसका नाम रखा हमने ई। ये पॉइंट वो पॉइंट है जब लाइट रे फिर से लेंस से बाहर आने वाली है। लेंस की दूसरी सरफेस है यानी ग्लास, और इससे बाहर आ जाएगी तो एयर में चली जाएगी। फिर से हम ई पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए इस बार दूसरी सरफेस हमारे सामने है। तो दूसरी सरफेस पे नॉर्मल होगा वो दूसरी सरफेस के सेंटर से पास होगा। तो फिर से यहां पर एक स्फीयर बनाते हैं। इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। ई पॉइंट का नॉर्मल इस सेंटर से पास होगा। जिस लाइट रे का हमें रिफ्रैक्शन करना है वो लाइट रे है बी ई, बीच में छोटा सा हिस्सा। अगर ये लाइट रे
डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है। डेंसर मीडियम है ग्लास और बाहर का मीडियम में फिर से एयर। तो हम जानते हैं लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये लाइट रे सीधी जाती तो इसका पाथ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, ये और ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो ये है नॉर्मल, ये लाइट रे, और दूर करेंगे तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा मुड़ जाएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं लाइट रे के 3 हिस्से हुए। पहला हिस्सा इंसिडेंट रे, दूसरा हिस्सा लेंस के अंदर और तीसरा हिस्सा लेंस के बाहर मींस इमर्जेंट रे। आमतौर पर सभी लेंस में डायग्राम इसी तरह से बनता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमारा लेंस एक थिन लेंस है, पतला लेंस होने की वजह से ये बीच वाला पार्ट बहुत छोटा होगा और इन सभी डायग्राम को बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम उस केस में डायरेक्ट ये रे डायग्राम बना देंगे। हम ओवरऑल कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, लाइट रे को कॉन्सेंट्रेट कर देना, एक जगह फोकस कर देना। तो देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है जो कि फोकस हो चुकी है। तो मैंने डबल एरो से इसको शो किया है, ये इंसिडेंट रे, ये इसका अंदर वाला हिस्सा, और ये कन्वर्जेंट रे जो कि जो बाहर निकलने वाली रे है वो रे। तो हम सारे रे डायग्राम में ये सारा प्रोसेस बार बार नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे बनाएंगे। और लेंस का बिहेवियर अब हम जान चुके हैं। कॉन्वेक्स लेंस का काम है फोकस करना और कनकेव लेंस का काम है उसको डाइवर्ज कर देना, यानी कि दूर दूर कर देना। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ये हम जानते हैं कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 तरह की लाइट रे की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो लेंस से इमेज बनाने से पहले हम 3 स्पेसिफिक टाइप की लाइट रेज का रिफ्रैक्शन देखते हैं कि वो लाइट रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद किस तरह से टर्न होती हैं। उसके बाद हम सीखेंगे लेंस से इमेज किस तरह से बनती हैं। तो हम 3 तरह की लाइट रे की बात करते हैं। पहली लाइट रे उसमें है वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर इंसिडेंट होती है। तो हम पहले बात करते हैं वो प्रकाश की किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है। पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। कॉन्वेक्स लेंस में O है उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये उसके दोनों फोकस हमने बनाए हैं। हमेशा ध्यान रखिए लाइट लेफ्ट साइड से हम इंसिडेंट करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो बना हुआ फोकस होगा वही इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, यानी यही मुख्य फोकस होगा। ये वाला सेकंड फोकस कहलाता है। तो हमारा जितना भी एनालिसिस होगा वो प्रिंसिपल फोकस के लिए होगा। तो हम बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली एक लाइट रे। ये हमने लाइट रे बनाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, यानी एक पॉइंट पर मिला देना, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से होकर पास होती है। और ये हम सनलाइट वाली एक्टिविटी में भी देख चुके हैं। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस की वजह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे का रिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कनकेव लेंस की वजह से कि कनकेव लेंस में ये रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये हमने बनाया है कनकेव लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O और ये इनके दोनों फोकस। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में राइट हैंड वाला फोकस उसका मेन फोकस था यानी प्रिंसिपल फोकस था, लेकिन यहां पर लेफ्ट हैंड वाला फोकस इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, क्योंकि जो लाइट रे पैरेलल होगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी कुछ इस तरह से।
ये हमने बनाई एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इस लेंस का काम है सभी लाइट रे को बिखेर देना, यानी डाइवर्ज कर देना। इस तरह से लाइट डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन इस लाइट को अगर कोई व्यक्ति दूसरी तरफ से देखेगा, यहां से देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए कहीं पीछे से आ रही होंगी। इस तरह से हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे लेंस से डाइवर्ज हो गई, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये लाइट रे कहीं फोकस से होकर आ रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कॉन्वेक्स लेंस वाले केस में हम कह सकते हैं फोकस से होकर रियली गुजरती है, लेकिन कनकेव लेंस वाले केस में हम कहेंगे कि वो फोकस से आती हुई हमें लगती है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की लाइट रे के बारे में। दूसरी जो लाइट रे है वो इस तरह की लाइट रे है जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर ही इंसिडेंट होती है। तो हम देखते हैं कि इस तरह की लाइट रे का रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने डायग्राम में बनाया है एक कॉन्वेक्स लेंस, एक ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और एक लाइट रे को दिखाया है जो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाश केंद्र पर इंसिडेंट होती है। यहां हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट अपने पाथ पर बिना डेविएट हुए सीधे चली जाती है। कुछ इस तरह से मैं आपको फिर से याद दिला दूं, रिफ्रैक्शन करने का तरीका हमारा वही है। हम पहली सरफेस पर रिफ्रैक्शन करेंगे, नॉर्मल बनाना है, रेयर डेंसर मीडियम देखना है और लाइट रे को बेंड कर देना है। फिर दूसरी सरफेस पर नॉर्मल बनाना है, फिर से रेयर और डेंसर देखना है और लाइट रे को फिर से मोड़ देना है, और उसका रिजल्ट होगा ये वाली लाइन जो कि हम अब डायरेक्ट बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कनकेव लेंस में ये बिहेवियर किस तरह का होता है। हमने फिर यहाँ पर एक कनकेव लेंस बनाया है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनाया है, और ये लाइट रे है जो ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद बिना डेविएट हुए ये भी सीधी निकल जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों केस में ऐसी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरी तरह की लाइट रे, और ये लाइट रे है फोकस से होकर आने वाली लाइट रे। इस लाइट रे में जो बात ध्यान रखनी है, अभी हमने देखा लेंस के दो फोकस होते हैं, एक उसका प्रिंसिपल फोकस और दूसरा उसका सेकंड फोकस। तो जिस लाइट रे की हम बात कर रहे हैं कि ये लाइट रे फोकस से होकर आएगी, तो ये ध्यान रखना है जिस लाइट रे की हम बात कर रहे हैं ये प्रिंसिपल फोकस से होकर नहीं आएगी, ये जो दूसरा फोकस है उस फोकस से होकर आएगी और तब लेंस पर इंसिडेंट होगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करते हैं। हमने यहां पर कॉन्वेक्स लेंस बना रखा है और हम जानते हैं F इसका मेन फोकस है और दूसरा ये है इसका सेकंड फोकस। तो जिस इंसिडेंट रे की हम बात कर रहे हैं वो इसके दूसरे फोकस से होकर लेंस पर इंसिडेंट होगी। हम देख सकते हैं इस डायग्राम में इंसिडेंट रे हमने दिखाई है और ये इस कॉन्वेक्स लेंस के सेकंड फोकस से आकर ये लेंस पर इंसिडेंट होती है और रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है।
कुछ इस तरह से। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है। अब हम देखते हैं कनकेव लेंस में ये डायग्राम किस तरह से बनता है। हमने यहां बना रखा है एक कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस। यहां हम जानते हैं कि कॉनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो है लेफ्ट हैंड साइड वाला फोकस, इसलिए लाइट रे उस वाले फोकस पर इंसिडेंट होती हुई लगनी चाहिए। तो इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से बनाएंगे। हमने ये बना दी इंसिडेंट रे। अब ये देखना मुश्किल है कि ये फोकस पर आ रही है या नहीं, तो इसको हम आगे एक्सटेंड करके देखते हैं। अब आगे बढ़ा के देखें तो हमें ये पता लगता है कि ये फोकस पर जा रही है। अब हमें देखना है फोकस पर पहुंचने से पहले ही बीच में यहां पर है लेंस, और लेंस का काम है लाइट को डाइवर्ज कर देना यानी बिखेर देना। तो ये इस लाइट को बिखेर देगा, तो बिखेर देगा तो लाइट जाएगी और इस लाइट का रिफ्रैक्शन भी कुछ उसी तरह से होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हम कह सकते हैं इस केस में भी अगर इंसिडेंट रे लेंस के फोकस से होती हुई आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पर दोनों केस रिफ्रैक्शन के बाद रियल हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन से पहले वाले केस में हम कह सकते हैं कॉनकेव लेंस पर आने वाली लाइट वो देखने में ऐसा लगता है कि फोकस से होकर पास होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अब हम लेंस से इमेज बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास जितनी लाइट रेज की ज़रूरत है हम उसको बनाना जानते हैं। तो अब लेंस से 6 डिफरेंट पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उससे डिफरेंट इमेजेस बनाकर देखेंगे। जिस तरह से हमने मिरर के चैप्टर में पढ़ा था उसी तरह से 4 पॉइंट्स को यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। पहला पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन, दूसरा पॉइंट होगा इमेज की पोजीशन, तीसरा पॉइंट होगा इमेज का साइज कि वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा, और चौथा पॉइंट होगा इमेज का नेचर, मीन्स वो रियल है या वर्चुअल। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और वो सारे केसेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हमने लिया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और पहला पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। यह हम जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो हम डायग्राम बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है। ये इसका सेकेंडरी फोकस है। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज में सारी लाइट रेज हमें पैरेलल बनानी होती हैं। कम से कम 2 लाइट रेज की हमें जरूरत है, तो हमने 2 लाइट रेज पैरेलल बना दी हैं। ये हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज सारी फोकस से जाती हैं। यहां देखने से हम कह सकते हैं फोकस पर इन दोनों लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो चुका है। ये इंटरसेक्शन रियल है, तो इसी जगह पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो हम यहां इमेज का एनालिसिस करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी। इमेज की साइज की बात करते हैं। इमेज का साइज बिल्कुल पॉइंट जैसा है, एकदम छोटा, और इमेज रियल है। रियल इसलिए है क्योंकि लाइट का इंटरसेक्शन भी रियल है। और इमेज उल्टी है या सीधी है, इसको चेक करते हैं। अगर हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मानते तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से होता, ए बी, मान लिया ए बी उसका नाम है।
हम देख सकते हैं बी से निकलने वाली लाइट रे वो नीचे की तरफ चली गई है। ये लाइट रे नीचे की तरफ चली गई है और हमने यहां पर बी रख दिया है। ए से निकलने वाली लाइट रे ऊपर की तरफ जा रही है और हमने उसके आगे ए लिख दिया है। हम देख सकते हैं जो इमेज बनी है वो छोटी तो है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो इमेज में नीचे पहुंचा हुआ है और इसका नीचे वाला पोर्शन यानी ए वो इमेज में ऊपर पहुंचा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनी हुई है। ये चारों चीजें इस तरह से हैं। अब ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन पर आते हैं और सेकंड पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखा हो। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, दोनों फोकस हमने बना रखे हैं। फोकस के डबल डिस्टेंस पर पॉइंट है 2f। इसी तरह से 2f पॉइंट हमने यहां पर भी बनाया। इनफाइनाइट डिस्टेंस कहीं दूर होती, इनफाइनाइट और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है AB। इस AB की इमेज हमें बनानी है। हम जानते हैं इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज की जरूरत होती है। तो पहली लाइट रे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से निकलती है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दूसरी रे भी बनानी पड़ेगी और दूसरी रे हम बनाते हैं ऑप्टिकल सेंटर O पर आने वाली रे। और हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर O पर आने वाली रे बिना कहीं मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। हम देखते हैं एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। चूंकि ये दोनों लाइट रे B पॉइंट से निकली हैं, इस वजह से ये इमेज B पॉइंट की इमेज होगी और इसका नाम हमने रखा B डैश। हम जानते हैं जिस तरह से B के नीचे A है तो A की जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सेस पर होने की वजह से वो प्रिंसिपल एक्सेस पर ही बनेगी और B डैश के अलाइंड होगी, यानी B डैश और A की इमेज दोनों एक ही लाइन में होंगे। इस तरह से हमें A की इमेज भी मिल जाती है और A डैश B डैश को हम मिलाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाती है। फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f के बीच में होता तो उसकी इमेज f और 2f के बीच बनती है। इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है यानी उल्टी है। इंटरसेक्शन रियल है इसलिए इमेज रियल बनी हुई है और साइज देखने से हमें पता चल रहा है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटा भी है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट की तीसरी पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन है 2f। हमने फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया। कॉन्वेक्स लेंस बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है जो f की डिस्टेंस है दोनों तरफ सेम बनानी है, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस है। f के डबल डिस्टेंस पर हम 2f बनाएंगे। ऑब्जेक्ट की लोकेशन 2f पर है। AB ऑब्जेक्ट है। B पॉइंट से हम पहले की तरह 2 लाइट रे निकालते हैं। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली और हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली लाइट रे बिना कहीं मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। जिस पॉइंट पर दोनों लाइट रे का इंटरसेक्शन होता है हमें पता लग रहा है कि इंटरसेक्शन रियल है
और ये इंटरसेक्शन बी पॉइंट की इमेज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका हम नाम देते हैं बी डैश। जिस तरह से बी के नीचे ए है प्रिंसिपल एक्सेस पर, उसी तरह से बी डैश के ऊपर ए होगा। इस पॉइंट पर बनेगा ए डैश और इस तरह से हमें दूसरी इमेज मिल जाएगी। यहां हम देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो तो इमेज भी 2f पर बनती है। पहली चीज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के समान आकार का होता है, मींस सेम साइज का होता है। ये दूसरी चीज, इंटरसेक्शन रियल है इसलिए ऑब्जेक्ट रियल होगा। और देखने से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, मींस इमेज इन्वर्टेड बनती है, मींस उल्टी बनती है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट की फोर्थ लोकेशन और वो है 2f और f के बीच। डायग्राम में हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, उसके दोनों फोकस हैं, 2f की दोनों लोकेशन है और ऑब्जेक्ट ए भी है f एंड 2f के बीच। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे की हमें जरूरत है, जिसमें पहली लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। हम जानते हैं ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे हम ड्रॉ करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, और हम ये भी जानते हैं ये लाइट रे बिना कहीं डेविएट हुए सीधे अपने पाथ पर निकल जाती है। रियल इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलता है और वो पॉइंट होगा बी की इमेज, जिसका नाम हम देंगे बी डैश। हर बार की तरह ए की इमेज हमें बी डैश के ऊपर प्रिंसिपल एक्सेस पर मिलती है। तो इस तरह से हम बना पाते हैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज। एनालिसिस से पता चलता है कि अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता है तो उसकी इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनती है। वो इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होती है, मीन्स उल्टी होती है। देखने से मालूम चल रहा है कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी है, यानी एनलार्ज्ड है, और ये एक रियल इमेज है क्योंकि इंटरसेक्शन यहां पर रियल इंटरसेक्शन है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट की 5th लोकेशन पर और वो लोकेशन है फोकस। फिर से हमारे सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके फोकस है, उसके 2f है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पर। डायग्राम बनाने के लिए फिर से हमें 2 लाइट रेज की जरूरत है। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। जैसा कि हम जानते हैं ये लाइट रे फोकस से होकर पास होती है। दूसरी लाइट रे हम बनाते हैं ऑप्टिकल सेंटर O से पास होने वाली, और इस लाइट रे के बारे में हम जानते हैं ये सीधे निकल जाती है। हम यहां देखते हैं रिफ्रैक्शन के बाद जो 2 लाइट रे हमें नजर आ रही हैं, ये लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन एक बात हम जानते हैं, जब भी हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा होता है तो उससे आने वाली लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। उसी तरह से जब ये लाइट एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं इनसे बनने वाली इमेज भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो उसकी इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनती है। दूसरी बात,
देखने पर ये उल्टी है। इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि जो बी से निकलने वाली लाइट है वो नीचे की तरफ गई है और एक ही इमेज प्रिंसिपल एक्सेस पर ही बनेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इमेज इन्वर्टेड होगी। ये इंटरसेक्शन रियल इंटरसेक्शन ही कहलाता है, इसलिए ये इमेज भी रियल इमेज बनेगी। और देखने में इसका साइज बहुत ही बड़ा है कि ये एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि कितनी डिस्टेंस पर जाके ये मिलने वाली है। तो इमेज बनेगी जो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत ही बड़ी बनेगी। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की लास्ट लोकेशन पर, और वो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। डायग्राम में कॉन्वेक्स लेंस के फोकस हैं, उसके 2f हैं, O उसका ऑप्टिकल सेंटर है, और हम देख सकते हैं इमेज AB फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। इमेज बनाने के लिए हम पहली रे ड्रॉ करते हैं और वो है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रे, और हम जानते हैं ये लाइट रे फोकस से पास होती है। दूसरी लाइट रे हम ड्रॉ करते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर O से पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर O पर आने वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। हम देख सकते हैं रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसका कारण है जैसे जैसे लाइट रे और दूर हो रही हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसके इंटरसेक्शन की संभावना कम होती चली जाएंगी। तो ऐसे केस में इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो यहां ये समझ सकते हैं दिस इज नॉट द केस ऑफ रियल इंटरसेक्शन, ये एक वास्तविक केस नहीं होगा। लेकिन अगर देखने वाला ऑब्जर्वर यहां पर होता, हमने यहां पर ये आंख बनाई हुई है, अगर देखने वाला ऑब्जर्वर यहां होता तो उसको ये लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती हुई नजर आती, तो पहली लाइट रे उसको कहीं पीछे से आती हुई नजर आती, और इसी तरह से दूसरी लाइट रे भी कहीं पीछे से चलती हुई नजर आती, और ऑब्जर्वर को लगता कि इस पॉइंट पर दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो लाइट रे बी पॉइंट से आने वाली लाइट रे है, इसलिए ये बी की इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। ये होगा बी डैश, और एक ही इमेज बनाने का तरीका हमारे पास वही है, बी डैश के कहीं नीचे और प्रिंसिपल एक्सेस पर बनेगा। तो इमेज बनेगी कुछ इस तरह से। यहां हम देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है तो उसकी इमेज उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हर बार ऐसा होता था कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहता था और इमेज राइट हैंड साइड में बनती थी, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड पर हैं। अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज में क्या फर्क है, तो देखने से पता चल रहा है कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी इमेज यहां पर लार्ज इमेज बनी हुई है। रियल और वर्चुअल की बात करते हैं तो ये एक वर्चुअल केस है, तो ये एक आभासी केस है, इट इज नॉट ए रियल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सीधी भी है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट में बी ऊपर है उसी तरह से इमेज में भी बी डैश ऊपर है, तो यहां पर ये इमेज सीधी बनती है। तो ये हैं कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली 6 इमेज, जिनका डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पर नजर आया होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की वजह से बनने वाली इमेज के बारे में। कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस के लिए यहां पर हम सिर्फ 2 केसेस पढ़ते हैं। पहला केस होगा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो,
हमने यहाँ पर बनाया है कॉनकेव लेंस, O इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये इसका सेकंड फोकस है और ये 2F है। हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा रहता है तो उससे आने वाली सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कम से कम 2 लाइट रेज हमें बनानी थी, हमने 2 लाइट रेज यहां पर बना दी। हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आने वाली लाइट रे कॉनकेव लेंस वाले केस में डाइवर्ज हो जाती हैं और देखने से ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही हैं, तो हम इसको डाइवर्ज करते हैं। अब यहां पर हम कह सकते हैं ये दोनों आगे जाकर कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। इसका मतलब ये रियल केस नहीं है, ये एक वर्चुअल केस है, यानी कि ये एक आभासी केस है। अगर यहां से हम इस लाइट को देखें, अगर ये हमने आंख बनाई है, यहां से लाइट रे देखें तो देखने वाले को लगेगा कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है और स्ट्रेट लाइन की जैसी नजर आती है। दूसरी लाइट रे को भी अगर इस आंख से हम देखें तो देखने से लगेगा कि ये लाइट भी स्ट्रेट लाइन पाथ में होती हुई कहीं पीछे से आ रही है। इन दोनों को देखने पर ऐसा लगेगा कि लाइट रे का इंटरसेक्शन F पॉइंट पर हो रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो उसकी इमेज उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होता है। इसका जो आकार है वो बिल्कुल पॉइंट के जैसा होता है, मीन्स बहुत ही छोटा होता है। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये सीधी होती है क्योंकि ऊपर वाली लाइन फाइनली ऊपर ही नजर आ रही है और नीचे वाली लाइन नीचे ही है, इसलिए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज सीधी है, मीन्स इरेक्ट है। और ये एक वर्चुअल इमेज है क्योंकि इंटरसेक्शन वास्तव में हुआ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि ये कहीं पीछे इंटरसेक्ट हो रही होंगी। नेक्स्ट केस हमने लिया है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। इसका मतलब है इन्फिनिटी के अलावा किसी भी जगह पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये केस हमें मिलेगा। कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही ये केस हम लेते हैं। डायग्राम में कॉनकेव लेंस बनाया गया है जिसमें फोकस और 2F रिप्रेजेंट किए गए हैं, ऑप्टिकल सेंटर O है। इनफाइनाइट डिस्टेंस और O के बीच में हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट है AB। पहली लाइट हम निकालते हैं B से आने वाली लाइट जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है। हम जानते हैं ये लाइट डाइवर्ज होने के बाद ऐसा फील कराती है जैसे फोकस से आ रही हो, कुछ इस तरह से। देखने वाले को लगेगा कि ये लाइट कहीं पीछे फोकस से होकर आ रही होगी, कुछ इस तरह से। दूसरी लाइट रे हम निकालते हैं पॉइंट O से जाने वाली, और हम जानते हैं ये लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। इस केस में देख सकते हैं इन दोनों लाइट रे के बीच में कहीं कोई इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, यानी ये भी एक वर्चुअल केस बनने वाला है। ऑब्जर्वर को देखने पर ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है, ये वाली लाइट रे कहीं B से आ रही है, तो ये होगा इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर इमेज बनेगी। ये इमेज B पॉइंट से आने वाली लाइट रे की है, इसलिए इसका नाम हम B' रख देते हैं, और एक ही इमेज प्रिंसिपल एक्सेस पर बनेगी और उसका नाम हो गया A'। तो इस केस में हम कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा होगा तो उससे बनने वाली इमेज ऑब्जेक्ट की साइड ही बनने वाली है, यानी दोनों एक तरफ होंगी। ऑब्जेक्ट से ये छोटी बनेगी, देखने से पता चल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में है, तो वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। ये सीधी बनेगी
और ये वर्चुअल होगी। ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे होंगे। तो ये थे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली सभी तरह की इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। जब भी लेंस से रिलेटेड किसी तरह की कैलकुलेशन हम करते हैं तो उस कैलकुलेशन में हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट या फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सभी चीज़ों को जब यूज़ करते हैं तो उनके साइन के साथ यूज़ करते हैं। साइन मतलब वो प्लस या माइनस होते हैं। साइन कन्वेंशन सेम वही काम करते हैं जो हमने मिरर में सीखे थे। अगर आप मिरर के साइन कन्वेंशन जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। लाइट की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं। सारी की सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर की जाती हैं। उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की तरफ जितनी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो सारी पॉजिटिव हैं और प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे जितनी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो सारी नेगेटिव हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। लेंस सूत्र एवं आवर्धन। जिस तरह से हमने मिरर में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन है जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ को कनेक्ट करता है। इट इज ए फॉर्मूला विच कनेक्ट u, v एंड f। और जैसा कि हम जानते हैं u है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज और f है यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो ये है लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन पर। मैग्निफिकेशन के बारे में हम मिरर में भी पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन का मतलब यह है कि जो इमेज हमने बनाई है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी बड़ी है। अगर वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में डबल है तो हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन है 2। अगर वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आधी हाइट की है तो मैग्निफिकेशन होगा हाफ। तो ये हमें बताता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में साइज का क्या रेशियो है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। हम जानते हैं इमेज की हाइट को हम h2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का रेशियो हमेशा उनकी डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं h2/h1 इक्वल टू v/u। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम इस लेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको कर सकते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वो ये कि इन फॉर्मूले को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो यूज करते समय हमेशा ध्यान रखिए अननोन क्वांटिटी का साइन कन्वेंशन हमें फॉर्मूले में नहीं रखना है। ऐसा संभव है कि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि हमें कोई डिस्टेंस निकालनी है और हमें अपने रे डायग्राम के एनालिसिस से ये पता लगता है कि वो डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, तो भी इस फॉर्मूले को यूज करते समय अज्ञात राशि का यानी अननोन क्वांटिटी का साइन कन्वेंशन हमें फॉर्मूले में नहीं रखना है।
अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है पावर ऑफ ए लेंस। हिंदी में इसे हम बोलेंगे लेंस की शक्ति। पावर को समझने के लिए एक डायग्राम पर विचार करते हैं। इस डायग्राम में हमने 3 कॉन्वेक्स लेंस बनाए हुए हैं, जिनका नाम है 1, 2 और 3। तीनों पर पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं और तीनों ने अपने अपने फोकस पर उन लाइट रेज को फोकस किया हुआ है, यानी कि कन्वर्ज किया हुआ है। अगर कोई हमसे ये सवाल पूछता है कि इन तीनों में सबसे पावरफुल लेंस कौन सा है, पावरफुल मीन्स कौन ऐसा है जो जबरदस्त तरीके से लाइट रे को फोकस कर देता है, तो हमारा आंसर होगा लेंस नंबर 3, क्योंकि ये लेंस लाइट रे को पास होते ही सबसे नज़दीक फोकस करवा देता है, जबकि लेंस नंबर 1 फोकस ये भी करता है, लेकिन ये थोड़ी दूरी पर जाके उनको फोकस करवाता है। तो हमारे एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि लेंस नंबर 3 सबसे पावरफुल लेंस है। तो यही है लेंस की शक्ति, यानी लेंस की पावर। कोई भी ऐसा लेंस, उसकी पावर का पता हमें सिर्फ इससे पता चलेगा कि वो कितने ज़्यादा नज़दीक लाइट को फोकस कर देता है, यानी कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस से हम लेंस की पावर का पता लगाते हैं। यही काम हम कॉन्केव लेंस के लिए भी करके देख सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि उसका फोकस एक वर्चुअल फोकस होगा। डेफिनेशन लिखने के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम, उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा। और हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं लेंस की पावर उसकी फोकल लेंथ के इनवर्स है। इनवर्स मीन्स फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम, और फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/f। पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। क्वेश्चन करते समय हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी लेंस की पावर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो आमतौर पर हमें क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाती है, लेकिन ऐसा ही यूनिट में लेंथ का मेजरमेंट हमेशा मीटर में करते हैं। तो पावर निकालते समय ध्यान रखना है फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्मूले में हमें रखना है, तब हमें पावर जो मिलेगी वो डायोप्टर में मिलेगी। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त होता है।